एक हाई सिक्योरिटी जेल, अंदर 100 से ज्यादा बंधक और बाहर FBI, स्वैट और नेगोशिएटर्स की सबसे बड़ी टीम। ये कोई फिल्म नहीं, 1987 का अटलांटा जेल रायट था, जहां कैदी सिर्फ आज़ादी नहीं, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। कैसे एक इमिग्रेशन डील ने पूरे अमेरिका को हिला दिया, जानेंगे आज की कहानी में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्रू क्राइम स्टोरी। लेकिन शुरुआत करने से पहले, अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। Don't know for sure what is going on inside. The latest is that negotiations are still going on. 4 of the inmates are negotiating for the 1,400 that are being held here. The fire still burns out of control here, as you can see. Policemen ring the area. There are police helicopters that circle it as the fires burn unchecked. 1980 के शुरुआती महीनों में क्यूबा में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा उबाल पर था और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से ढह रही थी। इस बिगड़ते माहौल में फिदेल कास्त्रो ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। सालों बाद पहली बार उन्होंने देश की सीमाएं खोल दी। अब कोई भी नागरिक अगर चाहता तो क्यूबा छोड़ सकता था। इसके बाद 5 महीनों तक क्यूबा से हजारों लोग नावों में भर भर कर अमेरिका की ओर रवाना होने लगे। ये ऐतिहासिक घटना मारियल बोट लिफ्ट के नाम से जानी गई, जिसमें करीब 1,20,000 लोग, ज्यादातर फ्लोरिडा पहुंचे। इनमें से कुछ लोग राजनीतिक दमन से भाग रहे थे, कुछ अपने परिवारों के लिए एक सुरक्षित जिंदगी की तलाश में थे। लेकिन इन शरणार्थियों के बीच क्यूबा ने चालाकी से हजारों अपराधियों और मानसिक रूप से बीमार कैदियों को भी अमेरिका भेज दिया, जिनमें से कई गंभीर मामलों में दोषी थे। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि ना तो इतने बड़े प्रवास की तैयारी थी और ना ही ऐसी अप्रत्याशित भीड़ को संभालने की कोई योजना। जल्दबाजी में अमेरिकी प्रशासन ने एक टेम्परेरी उपाय निकाला। इन सभी शरणार्थियों को देश भर के फेडरल डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया गया, जहां उन्हें तब तक रखा गया जब तक उनके इमिग्रेशन केस की सुनवाई पूरी न हो जाए। फेडरल डिटेंशन सेंटर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां अमेरिका की फेडरल सरकार उन लोगों को रखती है जिन पर किसी फेडरल अपराध का आरोप है और जिनका ट्रायल या मुकदमा अब तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव पड़ा लुइजियाना के ओकडेल डिटेंशन सेंटर और जॉर्जिया के एटलांटा फेडरल पेनिटेंशरी पर। अकेले एटलांटा जेल में ही 1,300 से ज्यादा क्यूबन डिटेनीज को बंद किया गया, जिनमें से कई को बिना किसी मुकदमे या सुनवाई के अनिश्चित काल तक रोका गया था। वक्त बीतता गया, लेकिन ना सुनवाई शुरू हुई, न केस आगे बढ़े। जो लोग सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे, अब वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। सरकार के वादे सिर्फ कागजों पर थे और अंदर बैठे कैदियों के लिए जेल का हर दिन एक लंबी सजा बन चुका था। और फिर 20 नवंबर 1987 को एक नई घोषणा हुई। अमेरिका और क्यूबा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत करीब 2,700 क्यूबन डिटेनीज को वापस उनके देश भेजा जाना था। ये खबर जेलों में बिजली की तरह फैली। ओकडेल में कैदियों ने तुरंत बगावत कर दी। 28 गार्ड्स को बंधक बना लिया गया और जेल में हिंसा भड़क उठी। अटलांटा जेल बाहर से अब भी शांत नजर आ रही थी, लेकिन अंदर कैदी हर पल कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। गार्ड्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खामोशी असली नहीं थी, ये एक धमाके से पहले की खामोशी थी। 23 नवंबर 1987 की सुबह एक आम दिन जैसा ही आगाज था। अटलांटा फेडरल पेनिटेंशरी में गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे। कर्मचारी अपनी अपनी पोस्ट संभाल चुके थे और कैफेटेरिया में रोज की तरह नाश्ता परोसा जा रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जो कैफेटेरिया हर सुबह शोर शराबे और हलचल से गूंजता था, आज वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। न ट्रे की आवाजें थीं, न हंसी मजाक, न बातचीत। वो जगह जो रोज अफरा तफरी से भर जाती थी, आज मानो ठहर गई थी। टेड मेयर, जेल का एक कर्मचारी, उसी सुबह शिफ्ट पर पहुंचा। उसे आते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। जहां हर रोज कैदियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। बाद में उसने कहा, वहां हमेशा शोर होता था, लेकिन उस दिन इतनी खामोशी थी कि डर लगने लगा था। जेल के बाकी हिस्सों में भी हालात ऐसे ही थे। कैदी अपनी जगहों पर थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा ठहराव था, मानो कुछ पकड़ाव। इंडस्ट्रीज बिल्डिंग, जहां कैदी फर्नीचर और गद्दे बनाते थे, वहां मशीनें चल रही थीं
औजारों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन सब कुछ बस ज़्यादा शांत लग रहा था। इस बाहरी सामान्यता के पीछे एक गहरा तनाव छिपा था, एक ऐसा गुस्सा जो सालों से अंदर दबा हुआ था। और अब जब उन्हें जबरन क्यूबा वापस भेजे जाने की खबर मिली, वो आग अब सतह पर आ चुकी थी। गार्ड्स अपने काम में व्यस्त रहे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खामोशी असल में एक तूफान से पहले की चुप्पी है। और जब पहली हलचल हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे पहले हंगामा शुरू हुआ इंडस्ट्रीज बिल्डिंग से, जहां कैदी फर्नीचर बना रहे थे। वहीं अचानक कुछ ने अपने ग्रे स्वेटशर्ट से चेहरे ढक लिए। उन्होंने आंखों के लिए छोटे छोटे छेद काटे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। जैसे बाद में एक FBI एजेंट ने कहा, उनकी तैयारी हर सेकंड की थी। और जब शुरू हुआ तो सब कुछ सिर्फ सेकंड्स में बदल गया। पास खड़े गार्ड्स को काबू में लिया गया। उनके हाथों से रेडियो और चाबियां छीन ली गईं। तीसरी मंजिल पर आग लगा दी गई, जो कुछ ही पलों में पूरे भवन में फैल गई। हर ओर धुआं, अफरा तफरी और चीखें दौड़ने लगीं। जैसे जैसे आग फैल रही थी, बाकी कैदी भी इसमें शामिल होते जा रहे थे। सीढ़ियाँ, हॉल और दीवारें, हर तरफ दहाड़ें गूंज रही थीं, जैसे कोई जंग शुरू हो चुकी हो। जेल अधिकारी इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश कर ही रहे थे कि दंगाइयों ने टेलीफोन लाइनें काट दी, उपकरण तोड़ दी और वायर खींचकर दीवारों से अलग कर दी। टेड मेयर, जो अब भी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही फोन तक पहुंचे उन पर हमला हुआ। बाद में उन्होंने बताया, वो मुझे सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि मैं मदद ना बुला सकूं। अब हिंसा सिर्फ इंडस्ट्रीज बिल्डिंग तक सीमित नहीं रही। खिड़कियों से धुआं बाहर निकलने लगा था और आग की लपटें जेल की ऊंची दीवारों तक पहुंच चुकी थीं। जेल स्टाफ और गार्ड्स, जो कानूनन बिना हथियार के ड्यूटी करते हैं, उस दिन इस बगावत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कैदियों ने उन्हें ज़बरदस्ती एक छोटे से स्टोरेज रूम में बंद कर दिया, वही कमरा जहां आम तौर पर औजार और सामान रखा जाता था। उधर कैदियों के पास जो भी हाथ आया, लकड़ी के टुकड़े, मेटल रॉड्स या धारदार कबाड़, वही बन गया उनका हथियार। ये कोई असली हथियार नहीं थे, लेकिन उस वक्त डराने और नुकसान पहुंचाने के लिए ये काफ़ी थे। जिस कमरे में स्टाफ को बंद किया गया था, वहां गर्मी और धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। एक स्टाफ मेंबर ने बाद में कहा, हमें सच में लगा था कि हम जिंदा जल जाएंगे। इसी बीच जिन चाबियों को कैदियों ने गार्ड से छीना था, उनका इस्तेमाल अब सेल दरवाजे खोलने के लिए होने लगा। देखते ही देखते हजारों कैदी जेल के गलियारों में फैल गए। कुछ लोग दंगाइयों में शामिल हो गए, देसी हथियार हाथ में लिए, हिंसा के लिए तैयार। कुछ बिना किसी मकसद के बस इधर उधर भटकते रहे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अब करना क्या है। और कई ऐसे भी थे जो पहले से ही खूनी अपराधों में बंद थे। उनकी आवाज़ें जैसे ही गूंजने लगीं, माहौल और ज़्यादा बेकाबू होता गया। जेल के दूसरे हिस्सों में मौजूद गार्ड्स, जो पहले ही कम संख्या में थे और निहत्थे थे, अब पूरी तरह गिर चुके थे। कई गार्ड्स ने खुद को बचाने के लिए कमरों में बंद कर लिया। कुछ स्टोरेज एरिया और ऑफिसों में छुप गए और कई सीधे जेल के हॉस्पिटल या सेल ब्लॉक ई की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि अब जेल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रही थी। एक छोटी सी चिंगारी जो प्लान के साथ लगाई गई थी, अब एक बेकाबू आग बन चुकी थी। बाहर जो गार्ड टावर पर तैनात थे, उन्होंने दूरबीनों और रेडियो से भीतर की हलचल पर नजर रखनी शुरू की। कहाँ आग फैल रही है, कहाँ स्टाफ बंधक है, ये सारी जानकारियां तुरंत बाहर भेजी जाने लगीं। ये रिपोर्ट्स बाद में बेहद काम आई, लेकिन उस वक्त जेल के अंदर फंसे लोगों के पास बस इंतजार था, इंतजार कि कोई उन्हें बचाने आए। उधर कैदियों द्वारा लगाई गई आग अब किसी के नियंत्रण में नहीं रही थी। जो आग दूसरों के लिए थी, अब वही उनके लिए भी जानलेवा बन चुकी थी। शुरुआत में ये आग दूसरों को डराने के लिए लगाई गई थी, लेकिन अब वही आग खुद कैदियों के लिए भी जानलेवा बन चुकी थी। जेल की पूरी इमारत घने काले धुएं से घिर चुकी थी। धुआं खिड़कियों और वेंट्स से बाहर निकलकर चारों ओर फैल रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था और अंदर का माहौल अब किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं। उनकी रोशनी दूर दराज के इलाकों को भी अपनी तरफ खींच रही थी। लोग मीलों दूर से जेल की तरफ देख रहे थे, सिर्फ एक सवाल के साथ, अंदर आखिर चल क्या रहा है। जेल स्टाफ के जो लोग अब तक पकड़ से बाहर थे, उन्हें भी एक एक कर कैदियों ने बंधक बना लिया। उन्हें जेल के अलग अलग हिस्सों में कैद कर दिया गया। उधर दंगाई अब ऑफिसों में घुस चुके थे। रजिस्टर फाड़े जा रहे थे, फर्नीचर तोड़ा जा रहा था और फाइलें जला दी गई थीं। कुछ कैदी अपने लिए अस्थायी सुरक्षा किले बना रहे थे,
क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अब जवाबी कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है। इस वक्त तक जेल की पूरी आबादी बाहर निकल चुकी थी। किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं था। हर कोई अपनी मर्जी से घूम रहा था। कुछ कैदी सिर्फ ताक में थे, कुछ बस डर और भ्रम में भटक रहे थे। अटलांटा फेडरल पेनिटेंशरी की ऊंची मजबूत दीवारें, जो एक जमाने में कैदियों को अंदर रखने के लिए बनी थी, अब खुद एक खतरनाक बंदीगृह बन चुकी थी। न सिर्फ कैदी फंसे थे, बल्कि वो गार्ड और स्टाफ भी, जिन्होंने खुद को बचाने के लिए किसी कमरे या ऑफिस में बंद कर लिया था। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि भागना मुमकिन नहीं था। बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे और कई हिस्से पहले ही आग की चपेट में आ चुके थे। जैसे ही दंगा शुरू हुआ, जेल के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन से, जो अब तक सुरक्षित था, वार्डन जो पेट्रोव्स्की ने तुरंत फेडरल अथॉरिटीज को अलर्ट किया। जो कुछ अटलांटा फेडरल पेनिटेंशरी में हो रहा था, वो अब तक की अमेरिकी जेल इतिहास की सबसे गंभीर स्थितियों में से एक बन चुका था। इस वक्त तक करीब 100 से ज्यादा लोग बंधक बनाए जा चुके थे। पेट्रोव्स्की को साफ समझ आ गया, जेल के अपने संसाधन अब बेकार हो चुके हैं। हालात को संभालने के लिए अब बाहरी ताकत की जरूरत थी। उन्होंने सीधे FBI से मदद मांगी। कुछ ही घंटों में FBI का स्पेशल रिस्पॉन्स यूनिट अटलांटा पहुंच गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे स्पेशल एजेंट वेल्डन कैनेडी। FBI ने आते ही ऑपरेशन की कमान संभाल ली, क्योंकि ये अब सिर्फ एक जेल दंगा नहीं था, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी का मामला बन चुका था। पेट्रोव्स्की ने एजेंट कैनेडी और उनकी टीम को पूरी जानकारी दी। कहाँ कहाँ बंधक हैं, किन इलाकों पर कैदियों ने कंट्रोल ले लिया है और हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। FBI और SWAT टीमों का पहला काम था जेल के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बनाना। मकसद साफ था, दंगे को बाहर के इलाकों में फैलने से रोकना और कैदियों को जेल की दीवारों के अंदर ही सीमित रखना। गार्ड टावर, जो पहले बस निगरानी के लिए होते थे, अब इंटेलिजेंस कलेक्शन सेंटर बन चुके थे। दूरबीनों और रेडियो से गार्ड्स नजर रख रहे थे, कहाँ कितने कैदी इकट्ठा हैं, किसके पास कौन सा हथियार है, कहाँ बंधकों को ले जाया जा रहा है। हर चीज डॉक्यूमेंट की जा रही थी। अब डर ये था, अगर किसी जगह से जेल की दीवारें टूट गईं तो ये भीतर की आग पूरे शहर के लिए खतरा बन सकती है। जेल की बाहरी दीवारों तक आग पहुंच चुकी थी। स्ट्रक्चर के गिरने का खतरा अब बिल्कुल सामने था। FBI और पुलिस टीमों ने तुरंत कमजोर हिस्सों को सील किया और हर तरफ डिफेंस पोजीशन ले ली गई। उधर हेलीकॉप्टर आसमान में लगातार चक्कर लगा रहे थे, हर हलचल, हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखने के लिए। इस ऑपरेशन का मकसद अब बिल्कुल साफ था, किसी भी हालत में कोई कैदी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने ना पाए। लेकिन चुनौती सिर्फ जेल के अंदर नहीं थी, बाहर भी माहौल अब बेकाबू होने लगा था। जेल के बाहर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी थी। ज्यादातर वो लोग थे जिनके अपने परिवार के गार्ड्स, स्टाफ या कर्मचारी अब अंदर बंधक बने हुए थे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्टर और स्थानीय लोग भी वहां पहुंच चुके थे। अब प्रशासन को सिर्फ जेल के अंदर नहीं, बाहर भी भीड़ को काबू में रखना था, ताकि ऑपरेशन पर कोई असर न पड़े। उधर मीडिया लगातार जेल की दीवारों से उठते धुएं और आग की लपटों को दिखा रही थी, जिससे आम लोगों में एक डर फैलने लगा था कि शायद अंदर सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका है। शाम तक जेल की परिधि को पूरी तरह सील कर दिया गया था। चारों तरफ सुरक्षा बलों ने घेरा बना लिया, लेकिन अंदर का माहौल अब भी बेहद खतरनाक और अनिश्चित बना हुआ था। कैदी अब भी खुलेआम जेल के अंदर घूम रहे थे और उनका बढ़ता कंट्रोल अब अगली चुनौती बनने वाला था। अब जब बाहरी सुरक्षा घेरा मजबूत हो चुका था, स्पेशल एजेंट वेल्डन कैनेडी ने पूरा फोकस इस बात पर लगाया कि जेल के अंदर असल में हो क्या रहा है, कहाँ बंधक हैं, किस हिस्से पर किसका कब्जा है। सटीक और तुरंत जानकारी, यही अब सबसे बड़ी जरूरत थी। गार्ड टावरों पर तैनात अधिकारी दूरबीनों और रेडियो के जरिए हर हरकत पर नजर रखने लगे। कहाँ कौन कैदी जा रहा है, किस इमारत में कितने लोग जमा हो रहे हैं, बंधकों को कहाँ ले जाया जा रहा है। हर मूवमेंट को डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा था। लेकिन तभी सामने आई एक नया खतरा। कुछ कैदियों ने गार्ड्स से रेडियो छीन लिए थे और अब वो उसी फ्रीक्वेंसी पर FBI की बातचीत सुन रहे थे। उन्हें FBI की रणनीति का अंदाजा पहले से लगने लगा था। FBI को तुरंत सभी यूनिट्स को सिक्योर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन इससे एक और मुश्किल खड़ी हो गई। कमांड पोस्ट और टैक्टिकल यूनिट्स के बीच तालमेल धीमा पड़ गया। उधर कैदियों ने जेल के कुछ स्ट्रैटेजिक इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया, ऐसे इलाके जिनसे या तो भागने का रास्ता बन सकता था या फिर जेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा सकता था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब गार्ड्स ने देखा कि कुछ कैदी अब सेल ब्लॉक E की ओर बढ़ रहे हैं।
ये वही इलाका था जहां जेल के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा गया था और उसी ब्लॉक में 16 स्टाफ मेंबर खुद को अंदर बंद करके छुपे हुए थे। अब खतरा सिर्फ बंधकों का नहीं था। अगर कैदी वहां तक पहुंच गए तो वो अमेरिका के सबसे खूनी और हिंसक कैदियों को रिहा कर सकते थे। उन नामों में सबसे खतरनाक था थॉमस सिल्वरस्टीन। FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक सिल्वरस्टीन को 1975 में आर्म्ड रॉबरी के केस में जेल भेजा गया था, लेकिन जेल में आने के बाद उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे अमेरिकी जेल इतिहास का सबसे खतरनाक कैदी बना दिया। उस पर कई हत्या के आरोप थे, जिनमें एक जेल गार्ड की निर्दयी हत्या और एक कैदी की खंजर से बेरहमी से मारकर हत्या भी शामिल थी। सिल्वरस्टीन अब भी इसी जेल में बंद था और अगर वो छूट जाता तो क्या होता, इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। उसे देखते हुए ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने उसे एक्सट्रीम सिक्योरिटी रिस्क घोषित कर दिया था। अब जब कैदी धीरे धीरे सेल ब्लॉकी की ओर बढ़ रहे थे जहां थॉमस सिल्वरस्टीन जैसे अपराधी बंद थे, FBI को सबसे बड़ा डर यही था कि अगर सिल्वरस्टीन छूट गया तो वो न सिर्फ हालात और बिगाड़ेगा बल्कि स्टाफ पर हमला या नए बंधकों को पकड़ने की भी कोशिश कर सकता है। इस खतरे को टालने के लिए स्पेशल एजेंट वेल्डन कैनेडी और उनकी टीम ने तुरंत एक बचाव योजना तैयार करनी शुरू की। मिशन सेल ब्लॉकी में फंसे 16 स्टाफ मेंबर्स को बिना कैदियों को उकसाए और बिना बंधकों को खतरे में डाले सुरक्षित बाहर निकालना। एक संभावित विकल्प था डेल्टा फोर्स को बुलाना। US आर्मी की ये इलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक्सपर्ट मानी जाती है। उनके पास वो ट्रेनिंग और हथियार थे जो जेल की 40 फीट ऊंची दीवारों और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पार कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी कानूनी अड़चन थी। पॉसी कोमिटाटुस एक्ट के तहत अमेरिकी सेना देश के अंदर पुलिस कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकती जब तक कि राष्ट्रपति खुद मंजूरी न दे। मतलब ये कि भले ही डेल्टा फोर्स सबसे योग्य हो, उसे बुलाना कानूनी रूप से संभव नहीं था। अब FBI के पास सिर्फ एक रास्ता था, अपनी टैक्टिकल टीम के भरोसे ये रेस्क्यू मिशन अंजाम देना। डेल्टा फोर्स के हटने के बाद FBI की टैक्टिकल यूनिट ने एक बहुत ही बहादुर और जोखिम भरी योजना बनाई। एटलांटा फायर डिपार्टमेंट से लंबी सीढ़ियां मंगवाई गईं। प्लान ये था कि रात के अंधेरे में स्वॉट कमांडोज इन सीढ़ियों से चढ़कर 40 फीट ऊंची दीवारों को पार करेंगे। उसी समय दूसरी तरफ से एक नेशनल गार्ड का हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर लगातार उड़ता रहेगा ताकि कैदियों का ध्यान उस ओर जाए और असली ऑपरेशन दूसरी ओर चुपचाप चल सके। उधर सेल ब्लॉकी में बंद स्टाफ हर सेकंड को गिन रहा था। भीतर स्टाफ के लोग अब भी धड़कते दिलों के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्हें साफ साफ सुनाई दे रहा था कैसे दंगाई बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आग धीरे धीरे उनके और करीब आती जा रही थी। लेकिन शुक्र है स्वॉट टीम ने पूरा ऑपरेशन बिना एक भी गलती के अंजाम दिया। उन्होंने चुपचाप ब्लॉक को चारों तरफ से घेरा और एक एक करके सभी 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यह मिशन पूरी तरह कामयाब रहा और किसी भी कैदी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने लॉ एनफोर्समेंट का मनोबल बढ़ा दिया, लेकिन संकट अब भी टला नहीं था। जेल के बाकी हिस्सों में दर्जनों लोग अब भी बंधक बने हुए थे और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था कैदियों का बर्ताव और भी ज्यादा आक्रामक और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा था। उधर जब प्रशासन जेल की बाहरी सुरक्षा में व्यस्त था, एक नया और छुपा हुआ खतरा सामने आने लगा। असल में अटलांटा फेडरल पेनिटेंशरी के नीचे एक जटिल अंडरग्राउंड टनल सिस्टम मौजूद था। ये सुरंगें पहले पाइपलाइन, बिजली की तारों और वेंटिलेशन के लिए बनाई गई थीं, लेकिन इनकी चौड़ाई इतनी थी कि कोई भी इंसान आराम से इनमें घूम सकता था। अब रिपोर्ट्स आने लगीं कि कुछ कैदी इन टनल्स में घुस चुके हैं, शायद भागने के रास्ते की तलाश में या फिर सीधे कमांड पोस्ट पर हमला करने के इरादे से। FBI को शक था कि इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी, सैबोटाज या किसी हिस्से को उड़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ये खतरा अब और बड़ा हो चुका था और तुरंत कार्रवाई करना जरूरी था। FBI SWAT टीम को आदेश मिला टनल्स को क्लियर और सिक्योर किया जाए। टॉर्च, हथियार और टैक्टिकल गियर से लैस टीम जेल के अंधेरे, संकरे और घुमावदार रास्तों में उतर गई। यहाँ ना कोई रेडियो सिग्नल काम कर रहा था, ना ऊपर से कोई संपर्क। जेल के पुराने नक्शे भी अब बेकार साबित हो रहे थे। अब उनके पास था सिर्फ एक हथियार, ट्रेनिंग और अपनी इंस्टिंक्ट्स। जैसा अंदेशा था, कई बार स्वॉट यूनिट्स कैदियों के बेहद करीब तक पहुंच गईं। हालात बेहद नाजुक थे, एक गलत मूव जानलेवा हो सकता था, लेकिन हर बार कैदी भाग खड़े हुए, टकराव से बचते हुए। स्वॉट टीम ने पीछे हटने के बजाय टनल्स में और गहराई तक जाना शुरू किया ताकि किसी भी एस्केप या सैबोटाज प्लान को वक्त रहते रोका जा सके। लेकिन तभी
एक बेहद गंभीर खोज सामने आई। जेल की वर्कशॉप्स में इस्तेमाल होने वाले सेटलिंग टैंक, जिनका उपयोग वेल्डिंग के लिए होता है, उन्हें कुछ कैदी टनल्स की ओर खींचते हुए देखे गए। ये टैंक बेहद ज्वलनशील और विस्फोटक होते हैं। अगर इन्हें उड़ाया गया तो जेल का एक पूरा हिस्सा, यहाँ तक कि कमांड पोस्ट तक तबाह हो सकता था। अब इन टैंकों को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका था। स्वॉट यूनिट्स ने तेजी से टनल्स के हर मुख्य पॉइंट पर सुरक्षा घेरे बना लिए। साथ ही शिकागो और वॉशिंगटन डीसी से स्पेशल यूनिट्स को बुलाया गया, जो टनल्स के अलग अलग सेक्शन की निगरानी संभालने लगे। हर सुरंग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर फोर्स तैनात कर दी गई थी और इस तरह कैदियों की हर साजिश या भागने की कोशिश को वक्त रहते रोक दिया गया। इस डिसाइसिव एक्शन ने FBI को एक और छोटी लेकिन अहम जीत दिलाई। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। अब तक के सारे कदम सिर्फ स्थिति को संभालने के लिए थे, लेकिन अगर इस टकराव को वास्तव में खत्म करना था तो अब सीधी बातचीत ही एकमात्र रास्ता बचा था। FBI की तरफ से यह जिम्मेदारी दी गई स्पेशल एजेंट डी रोसारियो को, जो एक अनुभवी और शांत मिजाज वाले नेगोशिएटर थे। उनका मिशन था कैदियों से संवाद की शुरुआत करना और उन्हें हिंसा के रास्ते से हटाकर बातचीत की मेज तक लाना। लेकिन पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या कोई कैदी बात करने को तैयार भी था? शुरुआती प्रयासों में FBI को सिर्फ गुस्सा और नफरत का जवाब मिला। कैदियों का मूड इतना उग्र था कि कोई भी शांति से बात करने के लिए तैयार नहीं था। एक बड़ी वजह यह भी थी कि दंगे की शुरुआत में एक कैदी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना ने अंदर मौजूद कैदियों के दिल में पुलिस और प्रशासन के लिए और ज्यादा नफरत भर दी थी। अब FBI उनके लिए सिर्फ एक दुश्मन थी और ये दीवार तोड़ना आसान नहीं था। स्पेशल एजेंट रोसारियो ने कहा था, जब किसी इंसान में इतना गुस्सा होता है तो आप तर्क नहीं कर सकते। सबसे पहले उस गुस्से को शांत करना पड़ता है। FBI की नेगोशिएशन टीम ने एक धीमा, शांत और सहानुभूति भरा अप्रोच अपनाया। वे आदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि सुन रहे थे और ये दिखा रहे थे कि वो कैदियों की तकलीफ और डर को समझने के लिए तैयार है। धीरे धीरे ये स्ट्रैटेजी असर दिखाने लगी। अंततः कैदियों के साथ सीधा संवाद शुरू हुआ और यहीं से पहली बार ये एहसास हुआ कि अब ये टकराव किस दिशा में जा सकता है। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, कैदियों ने भी बिना देर किए अपनी मांगें सामने रख दी। इनमें सबसे ऊपर था US क्यूबा ट्रीटी का विरोध। इस ट्रीटी के तहत करीब 2700 कैदियों को क्यूबा वापस भेजा जाना था और यही इस पूरे दंगे की असली चिंगारी थी। कई कैदियों को डर था कि अगर उन्हें क्यूबा वापस भेजा गया तो वहां उन्हें कैद, टॉर्चर या मौत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब US क्यूबा ट्रीटी की घोषणा हुई तो कैदियों ने इसे सीधा धोखा माना। एक ऐसा भरोसा तोड़ा गया था जिससे उन्हें साफ लगने लगा था कि अब अमेरिका की सरकार को उनकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एक फैसले ने उस गुस्से को और भड़का दिया जो पहले से ही अंदर सुलग रहा था। अब उनके इरादे साफ थे, वो किसी भी कीमत पर इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे। लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ ट्रीटी की वजह से नहीं था। वो नाराजगी कई सालों से अंदर जमा हो रही थी क्योंकि उन्हें कभी कुछ साफ नहीं बताया गया। कई लोग 10-10 साल से ऐसे ही जेल में बंद थे, ना कोई सुनवाई, ना मुकदमा और ना ही ये बताया गया कि उनके साथ अब होगा क्या। हर बार उन्हें कहा गया, तुम्हारा केस फिर से देखा जाएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हर बार बात अधूरी रह गई। अब जब बातचीत शुरू हुई तो उनकी सबसे पहली मांग यही थी, हर एक कैदी को ठीक से सुना जाए, हर केस का कोई साफ फैसला हो। लेकिन ये बातचीत जितनी ज़रूरी थी उतनी ही मुश्किल भी साबित हो रही थी। अंदर बहुत से कैदी अब भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये भी बस एक चाल है। जेल के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई चाहता था कि वही बोले, वही बाकी की तरफ से फैसला ले। अब FBI के सामने ये सवाल खड़ा हो गया, बात किससे की जाए? कौन है जो बाकी सबकी बात सच में कह सकता है? ये आपसी खींचतान अब एक नई रुकावट बन गई थी और इसके साथ साथ कैदियों का मूड भी हर घंटे और ज़्यादा गड़बड़ होता जा रहा था। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी बंधकों को लेकर धमकी। अब ये सब हर बातचीत में होने लगा था। कई बार वो कहते, अभी जवाब दो वरना अंजाम बुरा होगा। स्पेशल एजेंट डी रोसारियो और उनकी टीम ने हर पल को बहुत धैर्य से संभाला। कभी चुप रहकर, कभी उनकी बात समझने की कोशिश करके उन्होंने किसी तरह बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा। रोसारियो के लिए यह सिर्फ मांगें सुनने का काम नहीं था, ये एक मौका था उनका भरोसा जीतने का। हर शब्द को ध्यान से सुना गया, हर जवाब सोच समझकर और इज्जत से दिया गया। यही तरीका धीरे धीरे आगे की बात की नींव रख रहा था। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी परेशानी थी
जिसे अब और वक्त नहीं दिया जा सकता था। वो था थॉमस सिल्वरस्टीन। FBI जानती थी कि उसकी मौजूदगी ही एक बड़ा खतरा है। उसका नाम सुनते ही जेल का माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता था, और अगर उसे लेकर कोई गड़बड़ी हो गई तो ये पूरी बातचीत दोबारा बिखर सकती थी। FBI ने कैदियों से साफ साफ कहा, सिल्वरस्टीन तुम्हारे लिए कोई ताकत नहीं, वो एक बोझ है। अगर तुम सच में इस मसले को शांति से खत्म करना चाहते हो तो उसे हमारे हवाले कर दो। FBI के लिए ये एक बड़ी बात होती। अगर कैदी थॉमस सिल्वरस्टीन को सौंप देते तो ये माना जाता कि वो अब गंभीर और सहयोग के मूड में है, और ये बातचीत को एक नई दिशा दे सकता था। हालांकि कैदियों के बीच इस बात को लेकर बहुत बहस हुई। कई लोगों को यह मंजूर नहीं था, लेकिन आखिरकार वो मान गए। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी, उसे बिना लड़ाई और हंगामे के कैसे काबू में लाया जाए। फिर एक प्लान बना। कैदियों को पता था कि सिल्वरस्टीन को कैंड फ्रूट बहुत पसंद है, तो उन्होंने उसके फेवरेट फ्रूट कॉकटेल में नींद की दवा मिला दी। जैसे ही उसने वो फल खाए, कुछ ही मिनटों में उसका होश जाता रहा। कैदियों ने उसे चुपचाप बांध दिया और घसीटते हुए जेल के एक पॉइंट तक ले गए, जहां FBI पहले से इंतजार में थी। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक साफ इशारा था कि अब कैदी गुस्से से नहीं, समझदारी से सोचने लगे हैं। FBI के लिए ये ट्रस्ट ब्रेक थ्रू था, एक ऐसा मोड़ जिसकी आगे की बातचीत में बहुत ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे जेल के अंदर हालात थोड़ा थोड़ा संभलने लगे, बाहर एक नया खतरा खड़ा हो रहा था। मीडिया। अटलांटा फेडरल पेनिटेंशियरी का दंगा अब पूरे देश की सुर्खी बन चुका था। हर बड़े चैनल के रिपोर्टर जेल के बाहर पहुंच चुके थे। हर सेकंड की लाइव अपडेट्स चल रही थी। एक तरफ ये कवरेज देश को सच दिखा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंदर मौजूद कैदी भी अब टीवी पर सब देख और सुन रहे थे। बहुत से कैदियों को टीवी तक पहुंच थी और वो हर पल बाहर की हलचल को लाइव ट्रैक कर रहे थे। FBI कब मूव कर रही है, कहाँ से कितनी फोर्स आ रही है, किस हिस्से में टावर एक्टिव है, सब वो टीवी से जान रहे थे। और फिर आया एक बेहद खतरनाक मोड़। एक लोकल रिपोर्टर ने स्वॉट टीम के एक रूटीन शिफ्ट बदलाव को गलत समझा और लाइव टीवी पर कह दिया, FBI अब किसी भी वक्त जेल पर हमला कर सकती है। ये लाइन बस कुछ सेकंड्स में पूरे देश में फैल गई। लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर जेल के अंदर हुआ। जो कैदी पहले से ही तनाव में थे, अब एकदम पैरानॉइड हो गए। उन्हें लगने लगा कि FBI की नेगोशिएशन टीम तो बस टाइम पास कर रही थी, असल प्लान तो बाहर से हमला करने का है। जवाब में कैदियों ने एक खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने कई बंधकों को घसीटते हुए जेल यार्ड में ले आया, उन्हें पेट्रोल से भिगो दिया और हाथों में लाइटर लेकर सीधी धमकी दी, अगर बाहर से एक भी कदम अंदर बढ़ा तो हम इन सबको यहीं आग लगा देंगे। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। स्पेशल एजेंट डी रोसारियो को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने फौरन कैदियों से संपर्क किया और बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में कहा, कोई हमला नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ बातचीत है और वो सही दिशा में जा रही है। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें भरोसा और सच्चाई साफ झलक रही थी। बार बार बात करके, हर शब्द को साफ और ईमानदारी से कहकर रोसारियो ने माहौल को धीरे धीरे शांत करना शुरू किया। आखिरकार कैदियों ने बंधकों को वापस उनके सेल में ले जाने की मंजूरी दे दी। ये एक बहुत नाजुक मोड़ था, लेकिन रोसारियो ने इसे बिना किसी टकराव के संभाल लिया। कुछ और दिन बीते और फिर आया एक और टर्निंग पॉइंट। FBI ने अब अपना ध्यान उन कैदियों पर लगाया जो धीरे धीरे दंगे के बीच नेता बनकर उभर रहे थे। शुरुआत में वो सब बिखरे हुए थे, लेकिन अब उनमें से कुछ लोग कैदियों की तरफ से जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए थे। रोसारियो और उनकी टीम ने इन्हीं लोगों के साथ एक एक कर बात शुरू की। ना कोई दबाव डाला गया, ना FBI ने खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश की। हर बात को ध्यान से सुना गया, हर गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझने की कोशिश की गई। धीरे धीरे ये तरीका असर करने लगा। अब लीडर्स भी बातचीत को थोड़ा गंभीर और ठोस तरीके से लेने को तैयार होने लगे थे, कुछ नियमों और भरोसे के साथ। और फिर FBI ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका असर सबसे गहरा था। उन्होंने उन कैदियों की पुरानी चिट्ठियां खोजकर उन्हें लौट आईं। चिट्ठियां जो या तो घर से आई थीं या जो उन्होंने खुद लिखी थीं लेकिन कभी भेज नहीं सके। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा और दिल से जुड़ा हुआ था। इस एक इंसानी कदम ने कैदियों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि उनकी आवाज़ वाकई सुनी जा रही है। FBI अब सिर्फ आदेश नहीं दे रही थी, बल्कि उन्हें एक इंसान की तरह समझने की कोशिश कर रही थी। इस रवैये ने वो कर दिखाया जो अब तक की सारी सख्ती नहीं कर पाई थी। कैदियों का गुस्सा अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। इसका असली असर तब दिखा
जब कैदियों के नेताओं ने 2 बेहद अहम फैसलों पर सहमति दे दी। पहला, बंधकों के साथ कोई हिंसा नहीं होगी। दूसरा, कुछ खतरनाक कैदियों को खुद FBI को सौंपा जाएगा। ये बदलाव सिर्फ बातों तक नहीं था, बल्कि ये नेगोशिएशन को एक नई दिशा में मोड़ने वाला पल था। पहली बार जब उन्होंने थॉमस सिल्वरस्टीन को FBI को सौंपा था तो वो एक संकेत था, और अब दूसरी बार उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो वाकई शांति चाहते हैं। FBI की नेगोशिएशन टीम ने भी इसके जवाब में एक सुनियोजित सरेंडर प्लान तैयार करना शुरू किया ताकि बंधकों की रिहाई और पूरे टकराव का शांतिपूर्ण अंत मुमकिन हो सके। कैदियों की सबसे बड़ी और लगातार चलती आ रही मांग थी उनके इमिग्रेशन स्टेटस पर साफ जानकारी। कई लोग सालों से जेल में थे, ना मुकदमा, ना सुनवाई और ना ही कोई साफ फैसला। उन्हें डर था कि कहीं बिना कोई पूछे समझे उन्हें सीधा क्यूबा डिपोर्ट ना कर दिया जाए, जहां उनके लिए जेल, टॉर्चर या मौत भी इंतजार कर सकती थी। नेगोशिएटर्स ने इस डर को गंभीरता से लिया और भरोसा दिलाया कि हर केस दोबारा और सही तरीके से सुना जाएगा। हालांकि ये कोई पक्का कानूनी वादा नहीं था, लेकिन कैदियों के लिए इतना ही काफ़ी था कि अब उम्मीद की कोई किरण बाकी है। इसके बाद हॉस्टेज रिलीज का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान शुरू किया गया। कैदियों ने पहले बीमार या घायल बंधकों को रिहा किया। ये एक साफ संकेत था कि अब वो टकराव नहीं, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। हर चरण में FBI और SWAT टीमों ने बहुत संभल कर और धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि अब दोनों तरफ जो भरोसा बना था वो बहुत नाजुक था। एक छोटी सी गलती भी सारी कोशिशें बर्बाद कर सकती थी। और फिर आखिरकार उस आखिरी दिन, जब ये टकराव करीब 1 हफ्ते से ज्यादा चल चुका था, करीब 100 जेल स्टाफ जो अब तक बंधक थे सुरक्षित बाहर निकल आए। वो थक चुके थे, टूट चुके थे, लेकिन जिंदा थे और सलामत। जब वो बंधक जेल से बाहर आए तो बाहर इंतजार कर रहे उनके परिवार और साथी उन्हें रोते हुए गले लगाते चले गए। वो पल सिर्फ रिहाई का नहीं, बल्कि जिंदगी की वापसी का था। उधर कैदियों ने भी एक एक कर आत्मसमर्पण करना शुरू किया। धीमी चाल में सिर झुकाए वो बाहर निकलते चले गए। हर एक पर स्वॉट और फेडरल एजेंट्स की कड़ी निगरानी थी। 12 दिनों का ये लंबा, थका देने वाला और तनाव से भरा टकराव अब आखिरकार खत्म हो चुका था। हर बंधक जिंदा और सुरक्षित था और कैदी बिना किसी और टकराव के सरेंडर कर चुके थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल परीक्षा अब शुरू होनी थी। स्टैंडोनफ के दौरान जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक अब हर क्यूबन डिटेनी को व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार मिलने वाला था। अब उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, अपनी कहानी सुनाने का, ये बताने का कि क्यों उन्हें अमेरिका में रहने दिया जाए। ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि यही तो वो शुरू से मांगते आ रहे थे। हालांकि हर केस का नतीजा एक जैसा नहीं था। जिन कैदियों ने कोई अपराध नहीं किया था या जिन्हें कम खतरनाक माना गया, उन्हें अमेरिका में रहने की मंजूरी दे दी गई। लेकिन जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था या जिन्हें मानसिक रूप से अस्थिर माना गया, उन्हें US क्यूबा ट्रीटी के तहत वापस क्यूबा भेज दिया गया। बाकी कैदी अब भी डिटेंशन सेंटर्स में इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद कभी उनका भी फैसला सुनाया जाएगा। कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो निशान इस स्टैंड ऑफ ने छोड़े वो बहुत देर तक महसूस किए जाते रहे। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।